यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र को, यानी कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है जिसमें संस्कृत की शिक्षण विधियाँ जो है और जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके 15 नंबर आपको कवर करवाएगी एग्जाम के अंदर, वो प्लेलिस्ट यहाँ पर रेडी की गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्विज का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरी सेशंस भी देख सकते हैं। आज कुछ 40 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, कुछ 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जिससे आपका एग्जाम के लिए एक क्विक तैयारी यहाँ पर करवा दी जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रचना शिक्षण से सर्वोत्तम विधि रचना शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि क्या रहेगी, है ना। जैसे कि आप बाल विकास और पेडागोजी के अंदर पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वही चीज़ है, कंस्ट्रक्टिविज्म की ही बात हो रही है, रचना शिक्षण की ही बात यहाँ पर करी जा रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने रखा गया क्या, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा है मंत्राण विधि, मंत्र के माध्यम से, क्रीड़ा विधि, खेल के माध्यम से, आगमन विधि। तो रचना शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि यहाँ पर मानी गई है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है, बच्चा खुद से प्रश्न पूछ रहा है, टीचर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिए कि साथ के साथ आप क्या करते जाइए, क्वेश्चन के आंसर बोलते जाइए, है ना, याद करते जाइए, ताकि उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम तक आपका कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मौन वाचने न आयाति, कौन सी चीज़ मौन वाचन के अंदर नहीं आती है। सामान्य मौन वाचन, दूसरा गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन और आदर्श मौन वाचन। तो देखो, मौन वाचन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आइडियली बात की जाए ना तो केवल 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सामान्य मौन वाचन, है ना, जिसमें आप सामान्य चीज़ों को पढ़ रहे हो, सामान्य यानी कि जनरली, है ना। और दूसरा होता है गंभीर मौन वाचन। ठीक है, सामान्य मतलब नॉर्मली आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसको सामान्य हम लोग बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में यदि बात करें। और गंभीर मतलब कि आप बहुत गहन अध्ययन उस चीज़ का करें, लाइक आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ को आप डीप में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसे बात करें तो 2 चीज़ें होती है, एक सामान्य होता है, एक गंभीर होता है। ठीक है, तो अब सामान्य को क्या बोला जा सकता है, द्रुत भी बोला जा सकता है। यदि इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो स्कीमिंग और स्कैनिंग हम लोग पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि जस्ट हेडलाइंस वगैरह पढ़ ली, जो चीज़ें ज़रूरी थी उसको पढ़ लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, द्रुत मौन वाचन हो गया, है ना, साइलेंट रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा प्रकार नहीं होता है, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आदर्श मौन वाचन इसका प्रकार नहीं होता है। ठीक है, आइडियली 2 होते हैं, सामान्य होता है और गंभीर होता है। ठीक है, तो द्रुत मौन वाचन भी आपका एक तरीके से सामान्य मौन वाचन ही हो गया, फटाफट से आपने क्या कर लिया, रीडिंग लगा ली। ठीक है, जो चीज़ें काम की थी वो पढ़ लिया, जो चीज़ें नहीं थी उसको इग्नोर मारा। द्रुत मौन वाचन या सामान्य मौन वाचन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कौन सा टाइप नहीं होता है, तो आदर्श मौन वाचन का या साइलेंट रीडिंग का यहाँ पर हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आई थिंक चीज़ें। कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, अपकमिंग सेशन में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, कस्य विधे प्रयोग भाषा प्रयोगशालायां क्रियते, है ना। सबसे पहला वाक्य गठन विधे, भाषा यंत्रण विधे, सामूहिक पठन विधे या फिर संगत विधे। ठीक है, किस भाषा का प्रयोग है, किस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। तो भाषा प्रयोगशाला में जहाँ पर आपको भाषा से संबंधित चीज़ें सिखाई जाएगी, अब वो संस्कृत प्रयोगशाला हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन लैब हो सकती है। तो उस भाषा से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो ना, सबसे पीछे जो उसका लॉजिक होता है वो यही होता है कि आपने एक बार से बाल विकास को पढ़ लिया है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप चाहे संस्कृत में क्वेश्चन पूछे, इंग्लिश में पूछे, हिंदी में पूछे, कहीं पर भी पूछे, आप उसका ईजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो आपका बेस क्रिएट होता है वो बाल विकास से होता है, क्योंकि बाल विकास में हर एक चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, और सब ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई थिंक आप अच्छे से आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। असुंदर हस्तलेखनस्य कारणम की नास्ति। जो असुंदर हस्तलेखन होता है, मतलब जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेखन जिसका अच्छा नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कीड़े मकोड़े सा लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है सामने वाले को। तो क्या कारण यहाँ पर नहीं हो सकता है, सबसे पहले तो उसने फाउंटेन लेखना से अप्रयोग दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पर लेखनी ग्रहण से दोषपूर्ण विधि, जो आप लिख रहे हैं वो दोषपूर्ण है।
तीसरा है लेखनाभ्यास न्यूनतम, आप लेखन का अभ्यास नहीं कर रहे, आपकी प्रैक्टिस छूट गई, आपकी हैबिट नहीं है। डी पूछ रहा है लिपे सम्यक ज्ञानस्य अभाव, आपको उस लिपि का जो आप लिख रहे हो उसका ज्ञान नहीं है, तो डी डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है, सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो कौन सा कारण नहीं है, फाउंटेन वाला कारण यहाँ पर नहीं होगा। बाकी सारे कारण हमको साफ साफ दिखाई दे रहे, भाषा का नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है ना, जिस जहाँ से आप लिख रहे हैं वहीं पर गलत लिखा हुआ है तो आप उसको भी दोषपूर्ण लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि रस्ती, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगी? आगमन विधि। क्या केवल उदाहरण से हम लोग बोल सकते हैं ना, उदाहरण से हम लोग जितने भी थ्योरीज वगैरह की तरफ चल रहे हैं। निगमन विधि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिद्धांत से उदाहरण की तरफ चल रही है, इन दोनों विधि का मिक्सचर होना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हो रहा है अव्याकृत विधि। तो हम सभी को पता है सर्वश्रेष्ठ विधि जिसमें आगमन निगमन दोनों का प्रयोग हो रहा हो। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगमन निगमन दोनों विधि का प्रयोग किया जा सकता है, इन दोनों के माध्यम से ही व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि व्याकरण में आप क्या एग्जाम्पल दे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और सारे सिद्धांत से पढ़ाना भी गलत है, तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि अपर नाम किम, प्रश्नोत्तर विधि का एक नाम और क्या हो सकता है? संवाद विधि जिसमें आप बातचीत कर रहे हो, सुकराती विधि जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानते ही हैं। ठीक है, डायलैक्टिक मेथड और भाष्य विधि। देखो सबसे पहले संवाद करना मतलब बातचीत करना, ठीक है, तो ये हो गया बातचीत करना। दूसरा सुकराती विधि जो एक प्रश्नोत्तर विधि का एक टाइप हो गया। तीसरा हो गया डायलैक्टिक मेथड। डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्ट का नाम आपने सुना होगा, तो डायलैक्ट में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बातचीत करता है, यही डायलैक्टिक होती है। भाष्य विधि मतलब भाषा की विधि। तो अपर नाम नास्ति, प्रश्नोत्तर विधि का एक और नाम क्या नहीं होगा, तो भाषा विधि जो है इसका नाम नहीं है। बाकी संवाद करना, बातचीत करना, कोई आपसे पूछ रहा है आप उसका जवाब दे रहे हैं मतलब बातचीत हो रही है, ये हो सकता है। सुकराती विधि तो है। डायलैक्टिक मेथड मतलब वही एक दूसरे से बातचीत हम कर रहे हैं। डायलैक्ट मतलब खुद अपने आप में एक बोली होता है। ठीक है, तो ये 3 कारण हो सकते हैं, फोर्थ यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित थे, साक्षात्कार में किस परीक्षा का आयोजन किया जाता है? हम किसी का साक्षात्कार लेना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कौन सी परीक्षा का आयोजन होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, निदानात्मक परीक्षा का, निबंध रूपी परीक्षा का, मौखिक परीक्षा का। जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो वो ओरल फॉर्म में होता है ना, मतलब बातचीत करके। तो ये कौन सी परीक्षा होती है? मौखिक परीक्षा होती है। इंटरव्यू हमेशा कौन सी रूप में लिया जाता है? मौखिक रूप में लिया जाता है, वर्बल फॉर्म में लिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डी आंसर जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। छात्राणाम संवेद स्वरेण वदनस्य अभ्यास केन विधिना कार्यते प्रश्ना, क्या पूछा है इसने? जब सभी छात्र क्या कर रहे हो, समान स्वर में अभ्यास कर रहे हो, है ना, समान स्वर में बोल रहे हो, तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? वाक्य पद्धति ना, ध्वनि संयम विधि ना, सामूहिक पठन विधि ना, या फिर भाषण यंत्र विधि ना। तो सभी समान स्वर में यदि वादन कर रहे, अभ्यास कर रहे, तो ये कौन सी विधि है? ये सामूहिक पठन विधि, मतलब सब साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, समान स्वर यदि हम लोग चाह रहे हैं, इसमें वो अध्ययन करना चाहते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामूहिक पठन विधि का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि इत्युक्ता कर्ता क, मतलब काव्य ही आत्मा की ध्वनि है, ये कथन किसका है? विश्वनाथ का, आनंदवर्धन का, जगन्नाथ का या दंडी का? तो ये कथन है आनंदवर्धन का। ठीक है, इनका ध्वनि लोक करके एक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने ये वाली बात कही है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि लोक इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते, कैसे? उद्दीपन परिवर्तन के माध्यम से, उत्प्रेरणों प्रक्रमण के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, या शामपट्य कौशलेन। हम कैसे बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा लेकर आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा कारण हम लोग उनके सामने उद्दीपन रख के, उद्दीपन को परिवर्तित करके। कभी हमने उनको ये वाला उद्दीपन दिया, मतलब उद्दीपन हम लोग बोलते हैं ना स्टिमुलस, उनके सामने क्या रखा गया जिसको देखकर व्यक्ति जो है कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, तो उद्दीपन परिवर्तन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 11 नंबर का देखते हैं। आगमन विधि भवती, आगमन विधि क्या होती है? अनुवाद विधि होती है। पहले उदाहरण उसके बाद नियमीकरण करना, पहले नियम बाद में उदाहरण या फिर व्याख्या। तो आगमन में अ जो होता है कहाँ से शुरू होता है? आगमन का अ, उदाहरण का उ, एक ही चीज़ है। तो हम लोग बोल सकते हैं आगमन में सबसे पहले क्या आते हैं? उदाहरण आते हैं और उसके बाद नियम आते हैं, यानी कि प्रथम उदाहरणानी तदंतरम नियमानी करणम, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पहले उदाहरण बाद में नियम।
12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषाया कथिता देशानुसारणेम कार्य संपदानेम विकासो भवति। संस्कृत भाषाया कथिता देशानुसरणेम कार्य संपादन विकासो भवति। अब ये भाषण कौशलस्य हो सकता है, व्याकरण दक्षता हो सकता है, लेखन कौशलस्य हो सकता है, श्रवण कौशलस्य हो सकता है। संस्कृत भाषा का विकास जो है कहाँ से हम लोग बोल सकते हैं होता है, किस तरीके से इसका विकास होता है, तो किसके माध्यम से, भाषा कौशल के माध्यम से, व्याकरण दक्षता के माध्यम से, लेखन से, या फिर श्रवण कौशल से। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका जो विकास होगा श्रवण से होगा। ठीक है, श्रवण सुनकर आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रवण कौशलस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। श्रेष्ठ शिक्षकस्य व्यवहार स्यात्। एक श्रेष्ठ शिक्षक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, प्रभावपूर्ण, विद्यालय हितकारी, अवसरवादी या निष्पक्ष रूपेण। टीचर को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी कि निष्पक्ष रूपेण आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कक्षा या संप्रेषण से भाषा भवेत्। कक्षा में जो संप्रेषण किया जाता है यानी कि बातचीत की जाती है वो कैसी होना चाहिए, उच्च स्तरीय होना चाहिए, उसका जो लेवल होना चाहिए उच्च स्तर का होना चाहिए, स्तरानुकूल होना चाहिए। मतलब जैसा बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं चाइल्डहुड स्टेज में, एडल्टहुड में है, बड़े बच्चे तो उनके साथ उस लेवल का। थर्ड, वस्तुनिष्ठम होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो हम सभी को पता है बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। बच्चा किस समय किस चीज़ को सीखने के लायक है, कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा होना चाहिए, स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस लेवल का, उस एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मगध साम्राज्य से शिक्षण व्यवस्था आसित। मगध साम्राज्य की शिक्षण व्यवस्था कैसी थी, समीचीन मतलब श्रेष्ठ थी, दुर्बल थी, अस्त व्यस्त थी, या अत्युत्कृष्ट मतलब अति उत्कृष्ट थी। तो मगध साम्राज्य में जो शिक्षण व्यवस्था की थी या जो पढ़ाया जाता था, जिस तरीके से शिक्षण किया जाता था, वो अति उत्कृष्ट माना गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 16 को देखिए, शिक्षण सूत्र विद्यते। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है, सरलात् कठिन प्रति, कठिनात् कठिन प्रति, कठिनात् सरल प्रति, सरलात् सरल प्रति। हमको पता है कि जो शिक्षण सूत्र है सरल और कठिन वाला है ना, हमको पता है सरल से कठिन की तरफ जाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सरल से कठिन की तरफ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अधोलिखितेषु विकल्पेषु कंठ तालव्य अस्ति। कंठ और ताल का मेल से कौन सा शब्द बनता है, कौन सा शब्द निकलता है कंठ और तालु के संबंध से, इन दोनों के मिलने से, ए, ओ, ई या फिर अ। कौन सा निकलता है, तालु से कौन सा निकलता है, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका से। कंठ तालु से, कंठ ओष्ठय से और दंत ओष्ठय से। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कंठ और तालु से। कंठ और तालु से आपका निकलता है ए और ऐ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कंठ यानी कि गला, ओष्ठय मतलब होठ, इन दोनों के संबंध से, इन दोनों के मिलने से कौन सा शब्द निकलता है, इन दोनों से आपका और औ निकलेगा। अभी आपसे पूछा गया कंठ तालु, तो ए और ए करेक्ट है ना। तो इसी तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, कंठ से कौन सा निकलेगा, केवल तालु से, ओष्ठ होठों से, दंत दांतों से, नासिका नाक से कौन से स्वर या व्यंजन निकलते हैं। तो ये स्वर आपके सामने, ये व्यंजन आपके सामने, ये अंतस्थ और ये ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो ये वर्ण की कैटेगरी भी मिल जाएगी और किस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी क्या बोला था, कंठ तालु बोला था। कंठ तालु में आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए यहाँ पर निकलता है कंठ और तालु के मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री इनमें से क्या नहीं है, वीडियो, मुख, चलचित्र, सिनेमा और प्रोजेक्टर। मतलब दृश्य जिसको देखा भी जा सकता है, जिसको सुना भी जा सकता है, दोनों एक साथ, ऑडियो वीडियो। तो मुख चलचित्र केवल देखने वाली सामग्री है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के हाँ ये ऑडियो वीडियो या ऑडियो वीडियो लिंगुअल एड के अंदर ये नहीं आते हैं। बाकी सारे वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न क, एक ऐसा प्रश्न जिसके क्या होंगे, निश्चित उत्तर होंगे, फिक्स आंसर होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, अति लघुत्तरी हो सकते हैं, लघुत्तरी हो सकते हैं, निबंधात्मक हो सकते हैं। जिसका फिक्स आंसर होगा वो कौन से होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसी में से आपको क्या करना पड़ता है, एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा।
कि हाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे निश्चित प्रश्न उत्तर होते हैं। अति लघु, त्रिलघुति और निबंधात्मक में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थी ना कार्य निष्पादने दुर्बलताया कारण ज्ञातो शिक्षिका एकस्य परीक्षायानम प्रस्तुति करोति सा परीक्षा कथ्यते। मतलब बच्चे जो है यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर टीचर जो है एक एग्जाम उनकी कंडक्ट करवाती है, कारण जानने के लिए कि बच्चे जो है अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बच्चे अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए टीचर एक परीक्षा आयोजित करती है। उस परीक्षा को क्या बोला जाएगा, उस टेस्ट को क्या बोला जाएगा। ये दक्षता टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, ये डायग्नोसिस निदानात्मक टेस्ट हो सकता है, ये उपलब्धि परीक्षण हो सकता है, ये योगात्मक परीक्षण यहाँ पर हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो कमजोरी का पता लगाना है तो कमजोरी का पता लगाने के लिए डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। येषु विद्यालयेषु सामान्य विशिष्ट शिक्षा मध्य भेद न विद्यते, उसको क्या कहा जाएगा। प्रश्न समझ में आया। एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर सामान्य विशिष्ट शिक्षा के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता है। ये विशिष्ट विद्यालय, ये अति विशिष्ट विद्यालय, ये स्तरीय विद्यालय, ये समावेशी विद्यालय है। क्या आंसर यहाँ पर होगा। देखो सामान्य विशिष्ट किसी के बीच में भेद नहीं है तो ये कौन सा है, समावेशी विद्यालय, इंक्लूसिव क्लासरूम इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके 22 को देख लेते हैं। श्रवण पठन चेव, जहाँ पर श्रवण और पठन, श्रवण मतलब सुनना, पठन मतलब पढ़ना, ये दोनों चीज़ें होती है। इसको कौन सा कौशल या कौन सी स्किल यहाँ पर बोला जाएगा। देखो हमारे पास चार चीज़ें होती है, LSROW। एल से हमारा होता है लिसनिंग यानी कि सुनना यानी कि श्रवण, एस से हमारा क्या होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, ठीक है, आर से रीडिंग पढ़ना, डब्ल्यू से राइटिंग लिखना। अब हमारा जो लिसनिंग है ना, हम लोग सुन रहे हैं मतलब हम किसी की बात को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी राइटर ने कुछ लिखा हुआ है, किसी ऑथर ने कुछ लिखा हुआ है, किसी लेखक ने, किसी कवि ने कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग उसके विचारों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कौन सा कौशल है, ये ग्रहण कौशल है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, स्पीकिंग मतलब बोलना, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लिख रहे हैं मतलब मान लो हम कुछ एक अपने आप में एक ऑथर है, हम लोग एक बुक लिख रहे हैं, मतलब हम लोग अपने विचारों की क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ये कौन सा कौशल हो जाएगा, ये आपका अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आता है सुनना और पढ़ना आपका ग्रहण कौशल है, आप दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, और अभिव्यक्ति जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होगी। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम भाषा विकास साधारणतः ज्ञायते। जो प्रथम भाषा का विकास होता है उसको क्या कहा जाता है। सबसे पहली बार बच्चा जो भाषा को ग्रहण करता है उसको लर्निंग बोला जाता है, मतलब अधिगम बोला जाता है, अधिग्रहणम यानी कि एक्विजिशन बोला जाता है, परिवर्धनम डेवलपमेंट बोला जाता है, संज्ञानम कॉग्निशन बोला जाता है। तो आप सभी को पता है लर्निंग एंड एक्विजिशन करके एक चैप्टर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा भाषा को एक्वायर करता है, जो चीज़ें बोली जा रही है उसको समझता है, और उसके बाद वो क्या करता है, लर्निंग करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या होती है, एक्विजिशन होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 को देखिए, आंसर करिए। संस्कृत भाषा या शिक्षणम कथम भवते। संस्कृत भाषा का शिक्षण कैसा होता है, संश्लेषणम प्रश्लेषणम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, कठिन से सरल की तरफ, सुष्मात स्थूलम। तो हम सभी को पता है कि जो कौशल है या जो शिक्षण यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो सरल से कठिन की तरफ होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे जाया जाता है, सरल से कठिन की तरफ जाया जाता है। ठीक है, 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व अनुभवाश्रित संप्रेषणम अधिकृत्य प्रक्रिया कथ्यते। पूर्व अनुभव आधारित संप्रेषण को क्या कहा जाएगा, संकल्पना निर्माणम, अधिगम हस्तांतरण, प्रश्न पत्र विधियम प्रविधिम, या फिर साक्षात प्रदर्शनम। देखो आप संप्रेषण कर पा रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, आप बातचीत कर पा रहे हो, किसके आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर। मतलब कि आपने क्या करा है, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ में काम लिया, मतलब अधिगम का क्या हुआ है, हस्तांतरण हुआ है, मतलब आपका जो लर्निंग है उसका क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अधिगम हस्तांतरण में जो है इसको अपने बोल सकते हैं नियमों में किसने प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है। इसको लेकर अपनी परिभाषा किसने दी है, तो क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप साथ के साथ ध्यान रखना। बाकी चीज़ें आपने बाल विकास में पढ़ी रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। डिसलेक्सिया इति अस्ति, डिसलेक्सिया क्या है? तो हमको पता है डिसलेक्सिया पठन विकृति होती है, पढ़ने से संबंधित है। बच्चा 16 को 61 लिख देता है, बी को डी लिख देता है, एम को डब्ल्यू लिख देता है, गोट को बॉट लिख देता है। तो ये डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकृति है, एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी, एक प्रकार की अधिगम क्षमता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 का आगमन उपागम इत्यन अभिप्राय अस्ति। आगमन उपागम जो है इसका अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, व्याकरण शिक्षणे नियमानां स्पष्टीकरण, उदाहरणे नियमानां सिद्धांतनम स्पष्टीकरणम, व्याख्या द्वारा भाव स्पष्टीकरणम, भाषा दक्षतया आकलनम। हमको पता है कि आगमन यानी कि उदाहरण से सिद्धांत की तरफ जाना, तो सबसे पहले किसकी बात होगी? उदाहरण की बात होगी। फिर नियमों की बात होगी जिनको सिद्ध किया जाएगा उदाहरण के माध्यम से। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही है, राइट। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बाल्येन मातृभाषाया अधिकरणम प्रमुखतया भवति। श्रवणेन पठनेन लेखनेन औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। बालक मातृभाषा को कैसे ग्रहण करता है? मातृभाषा मतलब कि जो मदर टंग, उसके घर वाले कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, मराठी, जो भी लैंग्वेज है, तो वो सुनकर ही ग्रहण करेगा, क्योंकि सबसे पहला जो पद होता है वो श्रवण का ही होता है, लिसनिंग का ही होता है। तो वो कैसे ग्रहण करेगा? श्रवण मतलब कि सुनकर ग्रहण करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 को देखिए। भाषा शिक्षणे आगमनात्मक पद्धति एष लाभ अस्ति। भाषा शिक्षण के अंदर इंडक्टिव मेथड आगमन पद्धति का क्या लाभ होगा? विद्यार्थी गृह कार्य करण से आवश्यकता नास्ति, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी गृह कार्य करने की। विद्यार्थीषु रटनाभ्यासम अभाव अस्ति, कक्षायां अनुशासन रक्षित भवति, विद्यार्थी अल्पे और समये अधिक पठितु। क्या ये कारण हो सकता है? हमको पता है सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि यहाँ पर जो रटन विद्या है, कि जो नियम वगैरह सीख लिए, रूल सीख लिए और उसके एग्जाम्पल, उसके बेसिस पर उसने एग्जाम्पल्स बना लिए। जो रटन विद्या वाली जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी, मतलब कि विद्यार्थीषु रटन अभ्यास अभाव भवति। यहाँ पर रटन अभ्यास का कमी हो जाएगी, अभाव हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से अर्थ। शिक्षा क्षेत्र में उपचार का अर्थ क्या होता है? अपने अपनी लैंग्वेज में यदि समझा हो तो उपचार मतलब किसी भी, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका क्या कर दिया? उपचार कर दिया, मतलब उसकी जो भी समस्या थी उसका क्या कर दिया? समाधान कर दिया। तो क्या इसका मतलब अधिगम हो सकता है? नहीं हो सकता है। अवबोधनम मतलब किसी को हम लोग अवबोधन दे रहे हैं, मतलब कुछ बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं। सर्वविधि दोषाणाम निराकरण, जितने भी उसके दोष थी, जितनी भी उसकी कमियां थी, उसका निराकरण, उसका समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। डेफिनेटली यही मीनिंग होगा, राइट। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेशन, जो कि नहीं होगा यहाँ पर आंसर, राइट। तो सी आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। देखो क्या पूछा गया है। कक्षा या लेखन से प्रारंभ कर तू शिक्षक। कक्षा में जब लेखन प्रारंभ करवाया जाता है, सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ने से पहले अपने मन में सोचो कि टीचर क्या करेगा। लेखन प्रारंभ करने से पहले बच्चों को कनेक्ट करेगा, बच्चों के विचारों को जानने की कोशिश करेगा कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्टेड होगा ये आंसर, बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन देखना, सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? विषयों पर ही मंथन कृत्वा, उस विषय पर मंथन करके विचारणम निर्माण करतु छात्रणम निर्देश। उस टॉपिक को लेकर अपने विचारों को खुद निर्मित करो और लिखो। क्या ये टीचर कर सकता है? क्या डेफिनेटली टीचर यही करेगा, हम लोग भी यही करेंगे। जब भी कोई टॉपिक हमको पढ़ाना हुआ, लिखाना हुआ उसके बारे में, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो बच्चा उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है? उपचारात्मक पद्धति रिमीडियल टीचिंग क्या होती है? सबसे पहले समस्यानां अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरे वर्धति, समस्यानां निवारणे विजय प्राप्यति, व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुति कर करोति। ऑप्शन नंबर डी, समस्या अधिकृत्य भाषा सिद्धांतनम ज्ञान ददाते। हमको पता है उपचार में क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है, मतलब समस्या का निवारण किया जाता है। और समस्या का निवारण हमको दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर बी के अंदर, समस्या निवारणेन विजय प्राप्यति, मतलब वही समस्या का निवारण करके उस पर विजय प्राप्त कर लेना, राइट। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको आंसर करिए। निगमन विधि सोपान नास्ति। निगमन विधि का क्या सोपान नहीं है?
नियम बोधनम, नियमों से पढ़ाया जाए, नियमों का स्पष्टीकरण किया जाए, नियम सूत्र निर्धारणम और सत्यापनम। तो निगमन विधि जो है किसकी बात यहाँ पर नहीं करता। अभी अपन ने सारे क्वेश्चन क्या करें, ये वाले आगमन विधि वाले करें। अब इसमें बोला है निगमन विधि का सोपान क्या नहीं होगा, नियम को बोध, नियम बोध मतलब नियमों को समझा जाए, नियमों का स्पष्टीकरण किया जाए, नियम सूत्र निर्धारण ये इसका नहीं होगा। बाकी सत्यापन भी इसके अंदर हम लोग करते ही हैं। तो नियम सूत्र निर्धारणम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाँ ये निगमन विधि का सोपान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चल लेते हैं। प्रवचन विधि प्रविधि नास्ति, प्रवचन विधि की क्या प्रविधि नहीं है। अस्ति और नस्ति में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नस्ति मतलब नहीं की बात यहाँ पर करी गई है। तो प्रवचन विधि अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, टीका विधि और परिभाष विधि। तो देखो प्रवचन विधि में क्या होगा कि सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसका अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीजें हो जाती है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं। प्रवचन विधि एक तरीके से व्याख्यान ही हो गया। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। 3 तरीके के होते हैं प्रवचन, अनुवाद करके आपको पढ़ाया जा सकता है, राइट। दूसरा टीका विधि, टीका विधि के अंदर आपको जितने भी ग्रामर की चीजें होती है व्याकरण के साथ, विलोम हो गए, शब्दार्थ हो गए और जितनी भी चीज़ें होती है कि आपको ये चीज़ें पढ़ना आवश्यक है, संज्ञा सर्वनाम, वो सारी इन सभी का ज्ञान देते हुए पढ़ाया जाता है। परिभाषा विधि परिभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो प्रवचन विधि अपने आप में एक विधि है और प्रश्नोत्तर विधि अपने आप में एक विधि है, राइट। मतलब प्रश्नोत्तर सवाल जवाब के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये प्रवचन विधि का एक प्रकार यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, 35 की बात कर लेते हैं। पद्य शिक्षण से उद्देश्य अस्ति, पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। रचना शिक्षणम, रसानुभूति, भाषा ज्ञानम या फिर संस्कार शिक्षणम। तो पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यम अस्ति मतलब क्या उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। रचना शिक्षणम, रसों की अनुभूति मतलब आप उसके पीछे के भावों को समझे, उसके पीछे के विचारों को यहाँ पर समझे। तो ये पद्य शिक्षण का एक उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके पीछे के विचारों, उसके पीछे की भावनाओं को समझना, रसानुभूति करना पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। गद्य शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति, गद्य शिक्षण की सबसे बेस्ट मेथड क्या होगी। उद्बोधन विधि, संवाद विधि, अनुवाद विधि या फिर कोश विधि। तो गद्य शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट मेथड किसको माना गया, उद्बोधन विधि को। ठीक है, यहाँ पर उद्बोधन विधि के माध्यम से पढ़ा जाना गद्य शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट मेथड मानी गई है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गद्य से प्रथम दर्शनम अवगत, जो संस्कृत गद्य की यदि बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर या किस ग्रंथ में, किस वेद में देखा गया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गद्य के प्रथम दर्शन होते हैं आपको यजुर्वेद में जो है लिखा गया है, वो गद्य फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत भाषा कौशल से अंतिम कौशल अस्ति। देखो सभी जगह सेम कौशल सेम स्किल चलती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग सुनना सबसे पहले होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है और लिखना होता है। अभी आपसे पूछा गया अंतिम कौशलम क्या होगा। पठनम, लेखनम, श्रवणम और भाषणम में भाषणम आपका जो है यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लेखनम, सॉरी अंतिम कौशल बोला है ना, तो अंतिम कौशल आपका क्या हो जाता है, लिखना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पठनम आपका रीडिंग हो गया, है ना। श्रवणम आपका सुनना हो गया, जो कि आपका सबसे पहला कौशल है। स्पीकिंग दूसरा कौशल हो जाएगा। पठनम पढ़ना आपका तीसरा, जो अभी आपने देखा था ना ग्रहण कौशल के अंदर आता है। लेखनम आपका अभिव्यक्ति कौशल के अंदर आ जाएगा, राइट। तो अंतिम कौशल क्या हो जाएगा, लिखना आपका अंतिम कौशल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। लिखित परीक्षा या प्रश्न भवंती, लिखित परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के होना चाहिए। मतलब आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, एक तो अभी आपने देखा था कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, साक्षात्कार दे रहे होते हैं, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होना चाहिए, मौखिक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का होना आवश्यक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का, दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों का, या इन सभी का। सर्वे मतलब ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का। तो हम सभी को पता है कि लिखित परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्न होना चाहिए ताकि हर एक लेवल से बच्चे को चेक किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रो कार्य करोति। एनसीईआरटी जो है ये संस्था जो है ये क्या कार्य करती है, राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र में। हम सभी को बताए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यही एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी है। और ये शैक्षिक अनुसंधान ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें लेकर आई जाए, उसमें अनुसंधान किया जाए, किस तरीके से करिकुलम को, पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाया जाए, इस पर ये काम करती है। राइट, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आज के सेशन में 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट में आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ, उसके अंदर आपको थ्योरी सारे सेशंस मिल जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एमपीटेट ग्रेड 3 में भी पूछे गए थे, राइट। तो इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी आया एग्जाम में तो कई नए पैटर्न के क्वेश्चन आपने इसके अंदर देखे होंगे। और जो भी आवश्यकता आपको लग रही है, जो भी टॉपिक स्पेसिफिक आपको पढ़ना है रीड के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रही, तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शाम को 6 बजे वाले सेशन में मिल रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के साथ। ओके, तो आज के सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।